आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टोरी टेलिंग विद बानी एंड पूजन पर। और आज हम आपके लिए स्टेट ऑफ सीज टेम्पल अटैक नाम की एक फिल्म की कहानी लेकर आए हैं। ये फिल्म 9 जुलाई 2021 को ZEE5 पर रिलीज हुई है और ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस फिल्म को IMDb पर 8.6 रेटिंग मिले हैं आउट ऑफ 10 और इसमें आपको अक्षय खन्ना मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। कहानी की शुरुआत साल 2001 में इंडो पाक बॉर्डर से होती है, जहां मेजर हनूत अपने कुछ साथियों के साथ एक लड़की को बचा रहे हैं। ये लड़की एक मिनिस्टर की बेटी है जिसे कि कुछ आतंकवादियों ने अपने कब्जे में रखा है। मेजर सिंह अपनी टीम के कुछ साथियों के साथ उन आतंकवादियों पर नजर रखे हुए हैं और कर्नल नागर उन्हें ये ऑर्डर्स देते हैं कि उन्हें अपनी लोकेशन पर बने रहना है। मेजर सिंह जब उन आतंकवादियों पर नजर रखे हुए थे तो उन्हें इस बात का पता चल जाता है कि आतंकवादी उनकी मौजूदगी के बारे में जानते हैं। मेजर सिंह को कोई एक्शन ना लेने के लिए कहा जाता है, लेकिन फिर भी वो कर्नल नागर की बात को टालकर उस लड़की को बचाने के लिए वहां से निकल जाते हैं। इस जद्दोजहद में उस लड़की को तो बचा लेते हैं, लेकिन अपने सबसे प्यारे दोस्त कैप्टन विवेक को खो देते हैं। इसके बाद हमें सीधा 21 सितंबर साल 2002 का वक्त दिखाया जाता है, जहां मेजर हनूत के घाव तो भर चुके हैं, लेकिन वो आज भी इसी गिल्ट में जी रहे हैं कि कैप्टन विवेक की मौत उनकी गलती की वजह से हुई थी। मेजर हनूत अब इमोशनली इतना ज्यादा डिस्टर्ब फील करते हैं कि वो सही से फायर तक नहीं कर पाते और इस बात को लेकर कैप्टन रोहित उनका मजाक उड़ाते हैं। कर्नल नागर मेजर हनूत सिंह और मेजर समर को अपने पास बुलाते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि उनके सीक्रेट सोर्सेज के अकॉर्डिंग गुजरात में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, इसीलिए उन दोनों को अपनी टीम के साथ CM की रखवाली के लिए जाना है। मेजर सिंह अब कर्नल नागर से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि मेजर समर एक बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए हो सके तो इस पूरे ऑपरेशन को मेजर सिंह ही संभालेंगे और मेजर समर को अपनी बीवी के साथ रहना चाहिए। कर्नल नागर इस बात के लिए हामी भर देते हैं और मेजर सिंह अपनी टीम के साथ गुजरात पहुंच जाते हैं। इसके बाद हमें 24 सितंबर 2002 का वक्त दिखाया जाता है, जहां 4 टेररिस्ट ट्रेन में सफर कर रहे हैं। जब ट्रेन में उनकी टिकट चेक की जा रही होती है तो उनमें से एक टेररिस्ट अपना हाथ बैग में डाल देता है, यानी कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती तो वो वहां पर लोगों को शूट करना शुरू कर देते। इस पूरे के पूरे टेररिस्ट ऑपरेशन को अब्बू हमजा नाम का एक इंसान ऑपरेट कर रहा है, जिसे ये आतंकवादी चाचा कहकर बुलाते हैं। अब्बू हमजा भी इन्हें कॉल कर ये कहता है कि स्टेशन के बाहर एक टैक्सी वेट कर रही है और वो लोग जैसे ही उस टैक्सी में बैठेंगे वो टैक्सी उन्हें कृष्णाधाम मंदिर लेकर जाएगी, जो कि गांधीनगर गुजरात में है। अब हमें कृष्णाधाम मंदिर का माहौल दिखाया जाता है, जहाँ पर कि बहुत से लोग पूजा पाठ करने के लिए आए हैं। जहाँ एक तरफ वहाँ स्कूल के बच्चों का एक ट्रिप आया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ वहाँ पर वो बूढ़े बुजुर्ग लोग भी हैं जो अपने परिवार के साथ आए हैं। वहाँ पर एक बूढ़ा कपल था जो कि अपने बच्चों का इंतजार कर रहे थे। आज उस औरत का बर्थडे था और वो चाहती थी कि वो अपने बर्थडे को अपने पति और अपने बच्चों के साथ कृष्णा धाम में मनाए। वो दोनों ही मंदिर जल्दी पहुंच गए थे, लेकिन उनके बच्चों को थोड़ी सी देर हो गई थी। जब उन दोनों की नातिन रूपल अपने माता पिता के साथ मंदिर आ रही होती है, तभी उसकी माँ को ये याद आता है कि वो कैमरा गाड़ी में भूल गई है और उसी कैमरा को लेने के लिए वो अपने पति और अपनी बेटी को मंदिर के अंदर छोड़कर खुद बाहर आ जाती है। जैसे ही वो वहां से बाहर निकलती है, वो चारों के चारों टेररिस्ट वहां पर पहुंच जाते हैं। जब सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें उनके बैग्स चेक करवाने के लिए कहते हैं तो वो बैग में उन्हें बॉम्ब दिखाते हैं। इससे पहले कि सिक्योरिटी गार्ड्स कुछ करते, वो लोग अंधाधुंध लोगों पर फायर करना शुरू कर देते हैं और एक एक करके बहुत से लोगों को जान से मार देते हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर छुपना शुरू कर देते हैं और इसी बात का फायदा उठाकर वो लोग मंदिर का गेट बंद करके उस पर बॉम्ब लगा देते हैं। यानी कि अगर कोई भी इंसान उस दरवाजे को बाहर से खोलने की कोशिश करता तो जैसे ही वो दरवाजा खुलेगा वो बम फट जाएगा। मंदिर के आंगन में गोलियों की आवाज सुनकर सब लोग एकदम सहम से गए हैं और किसी को ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर उन्हें आगे करना क्या है। इस फिल्म में ऐसे बहुत से सीन्स हैं जहां आप अपनी आंखों में आते हुए आंसुओं को रोक नहीं पाओगे, और उनमें से एक सीन वो भी है जब रूपल को बचाने के लिए उसके पिता अपनी जान की कुर्बानी दे देते हैं। जहां रूपल और उसके पिता छुपे हुए थे, जब रूपल के पिता वहां पर टेररिस्ट को आते हुए देखते हैं तो वो रूपल की जान बचाने के लिए वहां से उल्टी डायरेक्शन में भागने लगते हैं। वो आतंकवादी रूपल के पिता पर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं जब तक कि उनकी मौत नहीं हो जाती। वो लोग तो रूपल को भी जान से मार ही देते कि तभी उन्हें अब्बू हमजा की कॉल आती है और वो उनसे कहता है कि बाकी के बचे हुए लोगों को उन्हें हॉस्टेज बनाना है। जब इस अटैक के बारे में NSG को पता चलता है तो मेजर समर की छुट्टियां कैंसिल कर दी जाती हैं और उन्हें वापस बुला लिया जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ वो आतंकवादी एक एक करके लोगों की जानें लेना शुरू कर देते हैं। असल में उन सबका मकसद बिलाल नाइकू को छुड़ाना था, जिसे कि मेजर सिंह और उनकी टीम ने पकड़ा था।
अब वो लोग इंडियन गवर्नमेंट के सामने ये शर्त रखते हैं कि अगर बिलाल नायकू को छोड़ा नहीं गया तो वो लोग हर आधे घंटे में एक एक इंसान को मारते रहेंगे, और अगर बिलाल नायकू को सही टाइम पर छोड़ दिया जाता है तो वो चारों के चारों आतंकवादी खुद को इंडियन गवर्नमेंट के हवाले कर देंगे और बाकी लोगों को आजाद कर देंगे। ये सब बातें कर्नल नागर और सीएम के बीच में हो रही थी। लेकिन जब मेजर हनूत ये सब सुनते हैं तो वो कहते हैं कि वो लोग झूठ कह रहे हैं, क्योंकि जैसे ही बिलाल नायकू उनके पास पहुंचेगा वो लोग अपने साथ साथ बाकी लोगों को भी बॉम्ब से उड़ा देंगे। कर्नल नागर को मेजर सिंह की बातों में दम लगता है और इसीलिए इस ऑपरेशन में वो लोग एनएसजी के इंटरवेंशन को ओके कह देते हैं। विशाल भाई इस मंदिर के ट्रस्टी थे, इसीलिए वो मंदिर के लेआउट को बहुत ही अच्छे से समझते थे और इस मिशन में वो मेजर हनूत और उनके साथियों की पूरी मदद करते हैं। पहले इंसान को मारे हुए आधा घंटा हो चुका था, इसीलिए वो लोग दूसरे इंसान को मारने की तैयारी करते हैं। इसीलिए वो दूसरे इंसान को मारने के लिए रूपल के नाना जी को बुलाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें जान से मारते उन्हें ये पता चल जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने उनकी सारी डिमांड्स मान ली है। वो लोग खुशी के मारे जश्न मनाने लगते हैं और अब्बू हमजा उनसे कहते हैं कि अब उन्हें किसी को भी मारने की जरूरत नहीं है। रूपल के नाना जी की जान जैसे ही बख्श दी जाती है उनकी बीवी खुश हो जाती है, लेकिन फारूक नाम के एक आतंकवादी को वो खुशी गवारा नहीं होती और इसीलिए वो उन दोनों को ही जान से मार देता है। इससे पहले कि एनएसजी साइट पर पहुंचती, लोकल पुलिस मंदिर का गेट तोड़ देते हैं और जैसे ही गेट टूटता है मंदिर के अंदर लगे बॉम्ब की वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। चिंटू नाम का एक टूरिस्ट गाइड भी मंदिर के अंदर फंसा हुआ है, जिसके पिता की मंदिर के सामने ही एक मिठाई की दुकान चलाते हैं। चिंटू की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, इसीलिए परेशानी की वजह से वो उसे कॉल लगाते हैं, लेकिन क्योंकि सब के सब लोगों के फोन जब्त कर लिए गए हैं इसीलिए इस कॉल को चिंटू नहीं बल्कि एक आतंकवादी उठाता है। इससे पहले कि वो आतंकवादी कुछ बोलता, चिंटू के पिता उससे ये कहते हैं कि उसे घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उन लोगों को बचाने के लिए मंदिर में काले कपड़ों वाले कमांडोज आ चुके हैं। अब इस चीज में उस आतंकवादी को एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है और वो चिंटू के पिता को इस्तेमाल करता है। वो उसके पिता के साथ एक डील करता है कि अगर वो उन्हें बाहर की इन्फॉर्मेशन देते रहे तो वो लोग उनके बेटे चिंटू को जिंदा छोड़ देंगे। वो चारों के चारों टेररिस्ट दो हिस्सों में बंट गए हैं। फारूक और उमर जहां एक ग्रुप को संभाल रहे हैं, वहीं हनीफ और इकबाल दूसरे ग्रुप को। जब फारूक को ये पता चलता है कि मंदिर में कमांडोज आ चुके हैं तो वो खुशी से पागल हो जाता है। वो उमर को वहां अकेला छोड़ देता है और उसे कहता है कि फौजियों को मारने का मजा ही कुछ और होता है, और ऐसा कहकर वो कमांडोज को मारने के लिए बाहर निकल जाता है। रूपल के पिता की मौत के बाद वो मंदिर में इधर उधर घूम रही थी और वहां उसे एक फीमेल सिक्योरिटी गार्ड देख लेती है। वो उसे अपने पास बुलाती है और उसे अपने साथ एक कमरे में लॉक कर लेती है। वो दोनों ही गेट के बहुत ही ज्यादा पास छुपे हैं और जैसे ही मंदिर में कमांडोज आते हैं वो सबसे पहले उन्हें दिखाई दे जाते हैं। वो दोनों ही मदद के लिए कमांडोज को पुकारती हैं और कमांडोज उनकी हेल्प करने के लिए वहां पर आ जाते हैं और उन्हें वहां से ले जाने लगते हैं। फारूक ये होते हुए देख लेता है और ये देखते ही उसका खून गुस्से से उबलने लगता है। वो कमांडोज के ऊपर फायर करता है और कमांडोज को उसकी लोकेशन मिल जाती है। अब कैप्टन रोहित और मेजर सिंह दोनों ही फारूक का पीछा करते हैं और बड़ी ही चालाकी के साथ उसे ट्रिक करके जान से मार देते हैं। इसके बाद वो लोग उस हॉल में जाते हैं जहां पर उमर ने बहुत से बच्चों को हॉस्टेज बनाया है। वो लोग उमर को भी जान से मारने में कामयाब हो जाते हैं और बच्चों को लेकर वहां से निकल जाते हैं। अब्बू हमजा को जब इस बारे में पता चलता है कि दो लोग मारे जा चुके हैं तो वो इकबाल और हनीफ से कहते हैं कि अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो लोग एनएसजी को तब तक रोक कर रखें जब तक कि बिलाल नाइक को उनके पास पहुंच नहीं जाता। और लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए सेजल नाम की उस लड़की को बकरा बनाते हैं जो कि पहले से ही जख्मी थी। मंदिर के आंगन में चल रही गोलियों से बचने के लिए जब सेजल अंदर भागी थी उसे तभी गोली लग गई थी। अब हनीफ और इकबाल सेजल को अपने साथ ले जाते हैं और सबसे कहते हैं कि वो लोग उसका इलाज करेंगे। सेजल इतने ज्यादा दर्द में है कि उसे ये पता ही नहीं चलता कि कब वो लोग पट्टी के साथ साथ उसके जख्म में बॉम्ब भी बांध देते हैं। अब वो लोग सेजल को गेट की तरफ भेज देते हैं जहां पहले से ही बहुत से कमांडोज तैनात हैं। मेजर सिंह को ये काफी ज्यादा अजीब लगता है और वो अपनी टीम को रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी टीम को पूरा मामला समझा पाते कैप्टन खान उसके पास आ जाते हैं और बॉम्ब की वजह से वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। बिलाल नाइको को अब रोड के रास्ते पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ ले जाया जा रहा है जहां की अब्बू हमजा उसका इंतजार कर रहा है। कर्नल नागर मेजर सिंह को इस ऑपरेशन से बाहर कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मेजर सिंह ने एक बार फिर से प्रोटोकॉल्स को तोड़ा है। मेजर सिंह की जगह मेजर समीर को इस पूरे ऑपरेशन की बागडोर दे दी जाती है, लेकिन क्योंकि चिंटू के पिता बाहर रहकर उन आतंकवादियों को पूरी की पूरी खबरें दे रहे हैं इसीलिए मेजर समर इस ऑपरेशन में घायल हो जाते हैं।
मेजर हनूत को जब मेजर समर के बारे में पता चलता है तो उन्हें इस बात पर पूरा भरोसा हो जाता है कि मंदिर के बाहर ऐसा कोई तो है जो उन्हें खबरें दे रहा है। वो जब मंदिर के आसपास की दुकानों की तलाशी लेते हैं तो उन्हें वहां चिंटू के पिता मिलते हैं। मेजर हनूत अब चिंटू के पिता का इस्तेमाल करते हैं और वो उनसे एक और कॉल करवाते हैं। चिंटू के पिता उन आतंकवादियों से ये कहते हैं कि एनएसजी उनसे डर गई है और इसीलिए उनकी सारी की सारी डिमांड्स तो पूरी होंगी लेकिन उन पर कोई भी हमला नहीं होगा। मोहसिन नाम का एक गार्ड जिसने कि बहुत से लोगों की जान बचाई थी, अब वो हनीफ और इकबाल के पास जाता है। जब वो उससे उसका नाम सुनते हैं तो वो उसे कहते हैं कि तू तो अपना ही भाई है, इसीलिए हम तुझे जान से नहीं मारेंगे। इस पर मोहसिन उन्हें कहता है कि मैं मुसलमान जरूर हूँ लेकिन मैं तुम जैसा नहीं हूँ और मैं किसी की जान तो बिल्कुल नहीं लूंगा। इससे पहले कि मोहसिन अपनी बात पूरी करता वो चाकू से उसका गला काट देते हैं और उसे बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं। चिंटू को वहां बैठे लोग रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी वो अपने हाथ खोलकर वहां से भाग जाता है। वो भागते भागते मंदिर के आंगन की तरफ पहुंचता है जहां उसके पिता भी उसकी तरफ दौड़ते हैं। मेजर सिंह उन दोनों को ही रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन इससे पहले कि उन्हें रोका जाता इकबाल और हनीफ उन्हें गोलियों से छलनी कर देते हैं और उन्हें जान से मार देते हैं। हनीफ और इकबाल को अब अब्बू हमजा की कॉल आती है। वो उनसे कहता है कि बिलाल नाइक को अब उसके पास पहुंचने वाला है और इसीलिए उन दोनों को सारे के सारे लोगों को जान से मारने की तैयारी करनी चाहिए। इकबाल अब एक बड़े से बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है लेकिन इससे पहले कि वो रिमोट का बटन दबाता मेजर सिंह उसे शूट कर देते हैं। हनीफ की भी मौत मेजर सिंह के ही हाथों होती है और इसी के साथ ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। बिलाल नाइक को अब इंडो पाक बॉर्डर के पास पहुंच जाता है और जाने से पहले वो इंडियन आर्मी के सामने बहुत ज्यादा बकवास करता है लेकिन इससे पहले कि वो अब्बू हमजा के पास पहुंचता है इंडियन आर्मी के पास मिशन सक्सेसफुल होने की कॉल आ जाती है। और इसके बाद इस पूरी मूवी का मेरा सबसे फेवरेट सीन आता है। जब बिलाल नाइकू को गाड़ी में लाया जा रहा था तो एक सरदार जी थे जिन्हें इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था और नाइकू जाने से पहले सरदार जी को बहुत सुनाता भी है। लेकिन जैसे ही सरदार जी को ये पता चलता है कि मिशन सक्सेसफुल हो गया है वो नाइकू को वापस बुलाते हैं। नाइकू जब मिशन सक्सेसफुल होने की बात सुनता है तो वो और तेज भागने लगता है लेकिन इससे पहले कि वो सरहद के पार पहुंचता सरदार जी उस पर गोलियों की बरसात कर देते हैं। एंड ट्रस्ट में उसके बाद जो हंसी है ना सरदार जी ने, दिल लूट लिया मेरा। इस फिल्म के आखिरी सीन में हमें एक मैसेज दिखाया जाता है जो मुझे लगता है कि कुछ लोगों के सर के ऊपर से जाएगा। मंदिर के आंगन में जब उन चारों आतंकवादियों की लाशें पड़ी थी एक स्वामी जी उन लाशों के पास आकर उनके पास प्रेयर करना शुरू करते हैं। मेजर सिंह जब ये होता हुआ देखते हैं तो वो स्वामी जी से कहते हैं कि वो गलत लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस पर स्वामी जी मेजर सिंह से कहते हैं कि घृणा का उत्तर प्रेम ही है और हिंसा का उत्तर अहिंसा। और इसी के साथ हमारी कहानी खत्म हो जाती है। मुझे लगता है कि इस बात से बहुत से लोग अग्री करेंगे कि ये कहानी उरी जितनी ही दमदार है। और जब मुझे ये पता चला कि ये कहानी एक सच्ची घटना से इंस्पायर्ड है तो मैंने थोड़ी सी रिसर्च की। ये घटना 24 सितंबर 2002 को घटी थी जहां 2 आतंकवादियों ने स्वामीनारायण अक्षरधाम कॉम्प्लेक्स पर हमला किया था। इस हमले में कुल मिलाकर 30 लोगों की मौत हुई थी और 80 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। लेकिन इस ऑपरेशन को एनएसजी ने लीड किया था और अगले ही दिन दोनों आतंकवादियों को मार गिराया था। सो थैंक यू सो वेरी मच कि आप हमारी कहानी के साथ जुड़े रहे और आपने ये पूरी की पूरी कहानी सुनी। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी और हम बड़ी ही बेसब्री के साथ आपके कमेंट्स का इंतजार कर रहे हैं। Thank you so much guys and stay tuned, stay healthy, stay fit.